हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनु। सो आज से मैं एक स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिनको मार्च अप्रैल 2021 में अपीयर करना है, या अगर आप लोग को आगे भी नेशनल इंस्टीट्यूट में अपीयर करना है तो ये सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज से डेली आप लोग को एक चैप्टर का क्लासेस मिलेगा। अगर आप लोग करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो है आप लोगों को कभी भी काम आएगा। तो अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट से हो तो आप पढ़ सकते हो। ये आज इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो है हम आज क्लास करने वाले हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी की आज क्लासेस हैं इकोनॉमिक्स की, शुरू से हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक लास्ट में तक वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं पाठ्यों पर नज़र कि कौन कौन सी पाठ्य आप लोग को पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले है भारतीय आर्थिक विकास, और इस मॉड्यूल 2 में पढ़ना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। मॉड्यूल 3 में पढ़ना होता है सांख्यिकी का परिचय। और यहाँ पे नोट किया गया है कि भाग 1 में समस्त सामग्री का मूल्यांकन, परीक्षण, शिक्षण अंकित मूल्यांकन पत्र टीएमए द्वारा किया जाएगा। शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र अनिवार्य है, इसमें 20% अंकों का भार होगा। शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र प्राप्तांकों ग्रेड्स का अंक तालिका भी दिखाया जाएगा। अब आप लोगों को मॉड्यूल 4 में पढ़ना है सांख्यिकी उपकरण। मॉड्यूल 5 में पढ़ना है अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का परिचय। और मॉड्यूल 6 में उपभोक्ता का व्यवहार। मॉड्यूल 7 में उत्पादन के व्यवहार। मॉड्यूल 8 में बाजार और कीमती विभेदीकरण। मॉड्यूल 9 में राष्ट्रीय आय लेखा। मॉड्यूल 10 में आय और रोजगार का सिद्धांत। मॉड्यूल 3 में मुद्रा, बैंकिंग और सरकार का बजट। तो अब इसमें दे रहा है कि भाग 2 की समस्त सामग्री मूल्यांकन सार्वजनिक अंतिम परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा अनिवार्य है तथा इसमें 80% अंकों का भार होगा। यानी कि मॉड्यूल 1 जो है आप लोग का टीएमए बनाने में हेल्प करेगा, और मॉड्यूल 2 आप लोग को थ्योरी में जो है हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये विशेष सूची वही विशेष सूची ये है। और यहाँ पे दिया गया है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा अस्तित्व सीमाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोक्ता की वस्तुओं और संबंधित अनेक आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर है। आर्थिक क्रिया का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं की सेवाएं का उत्पादन, उन्हें जन धारण में को उपलब्ध कराना है। मानव क्रिया जरा दो द्रव अथवा द्रव्य के मूल में करने के लिए निष्पादित की जाती है आर्थिक क्रियाएं कही जाती है। वातावरण को जो उन्हीं क्रियाओं को सुगम बनाता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आप लोगों को जान लिए हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती है और अर्थव्यवस्था क्या कहता है। समाज में रहने का अर्थ भी है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार संगठित करते हैं। हमें अपने बहुमूल्य समय और सीमित संसाधनों का मिथ्यापूर्ण उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। हमें समय प्रबंधन भी जानना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समय धन्य है। इस प्रकार हम अपनी दृष्टि का बजट बनाते हैं और उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम अनेक समस्याओं से बच जाते हैं। गृहस्थ प्रबंधन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, परंतु यह बजट बनाने से कहीं अधिक है। अर्थशास्त्र का अध्ययन किसी देश की अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं का वर्णन कहलाता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसी देश की अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर वर्णन करना ही कहलाता है। जैसे कोई देश की उत्पादन संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करता है, श्रमिक कार्य और विश्राम पर कितना समय देते हैं, वित्तीय उत्पादनों अथवा उद्योग के निवेश का प्रतिफल, जनसंख्या पर करों का प्रभाव तथा व्यवसाय क्यों सफल और असफल होते हैं, और बहुत कुछ। इस प्रकार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो किसी अर्थशास्त्र के सीमित संसाधनों, विशेष रूप से उत्पादन, उपभोग, बचत तथा निवेश संबंधित निर्णय का अध्ययन करती है। यह एक जटिल सामाजिक विज्ञान है जो गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, राजनीतिक, इतिहास, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र आदि के लिए सिद्धांतों का उपयोग करती है। सही अर्थ में अर्थशास्त्र एक अंतरशास्त्रीय विषय है जो वास्तविक तथ्य आधारित तथा आदर्श मूलक मुद्दों पर अध्ययन करता है। शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकियोस एंड मीनस, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो
ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकियोस और मिनस, जिसका अर्थ गृहस्थ के नियम अथवा कानून होता है। अर्थशास्त्र इसलिए मात्र इसका अध्ययन नहीं है, कोई राष्ट्र अपने संसाधनों को किस प्रकार आवंटन एवं उपयोग करता है, बल्कि यह प्रक्रिया भी अध्ययन है जिसके द्वारा इन संसाधनों का उत्पादन वृद्धि की जाती है तथा कारकों से भी पूर्व संसाधनों की दर को उच्चवान उत्पन्न किए हैं। हम अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्र का विज्ञान 1976 में एडम स्मिथ की पुस्तकों राष्ट्र के धन के स्वभाव और कारणों की जांच के लिए प्रकाशन के साथ हुआ। इसी कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आप लोग अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को पेन और कॉपी लेकर बैठना चाहिए और ये नोट कर लेना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में अनेकों तर्कशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा दिया है, लेकिन यही कारण है कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। समय के साथ अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में विकास हुआ है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अर्थशास्त्र के विज्ञान के रूप में, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के रूप में, अर्थशास्त्र चयन के विज्ञान के रूप में और अर्थशास्त्र गत्यात्मक विकास एवं सर्वृद्धि के विज्ञान के रूप में। अब धन के विज्ञान के रूप में भी अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1976 में राष्ट्रों के धन के स्वभाव और कारणों की जांच शीर्षक नामक एक पुस्तिका लिखी थी। भौतिक कल्याण के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र। अब हम जानते हैं कि भौतिक कल्याण विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र क्या परिभाषा देता है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को बल को धन से हटाकर कल्याण पर विवर्तन कर दिया। उसने अर्थशास्त्र की परिभाषा को मानव कल्याण के विषय में अपने विचारों को अनुसार प्रतिपादित किया। उसकी परिभाषा निम्न प्रकार है। अर्थशास्त्र साधारण जीवन, व्यवसाय और मानव जाति का अध्ययन है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मार्शल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, जो वो पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र साधारण जीवन, व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है और यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं से संबंधित उसकी भत्ता की जांच है, जो अनिवार्य रूप से कल्याण, भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति और उनके उपयोग से संबंधित है। अब जानते हैं चयन का विज्ञान अथवा दुर्लभता संबंधित परिभाषा। वर्ष 1992 में रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र विज्ञान का स्वभाव और महत्व नामक एक पुस्तिका लिखी। अपनी पुस्तिका में उन्होंने अर्थशास्त्र की दुर्बलता परिभाषा को प्रतिपादन किया। उनकी परिभाषा को निम्न प्रकार है। अर्थशास्त्र यह विज्ञान है जो उद्देश्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के बीच के रूप में मानव व्यवहार अध्ययन करता है। तो ये जो परिभाषा आप देख रहे हो, ये परिभाषा जो है अर्थशास्त्र का चयन और विज्ञान के आधार पर दिया गया है। ऐसे ही अब दिया गया है गंतव्य, समृद्धि और विकास के रूप में अर्थशास्त्र। रॉबिन्सन ने आर्थिक समृद्धि की समस्या को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अलग रखा और एक अनिवार्य गणनात्मक समस्या के प्रति एक स्थैतिक दृष्टिकोण अपनाया। प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा के अंतहीन दोष को प्रोफेसर सैमुएल्सन की परिभाषा ने दूर किया। इस प्रकार की परिभाषा निम्न है। अर्थशास्त्र यह अध्ययन है किसी प्रकार की व्यक्ति एवं समाज मुद्रा के उपयोग द्वारा अथवा बिना मुद्रा के प्रयोग के वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्बल साधनों को भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन के तथा उनके वर्तमान और भविष्य के उपयोग हेतु विवरण के लिए चुनाव करते हैं। तो ये थे कुछ इस प्रकार। पूर्व नाम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था इनका। मैं आप लोग को बता दूं कि इकोनॉमिक्स को जो है पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक था कहा जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में अर्थशास्त्रियों ने इसे राजनीतिक शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के तरह एक अलग
विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए आर्थिक विज्ञान के लिए एक छोटा सा अस्त्रशास्त्र सुझाया। अर्थशास्त्र की दो धारा हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि अर्थशास्त्र को यहाँ पे दो प्रकार में बांट दिया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसको आप लिख सकते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के मुख्य क्षेत्रों में माध्यम से अर्थशास्त्र यह विश्लेषण करता है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार कार्य करता है और बाजार, सरकार, जनसाधारण एवं समाज के अन्य वर्गों को किस प्रकार प्रभावित करती है। आर्थिक सिद्धांत बृहत अध्ययनों का विश्लेषण पर आधारित है। भारतीय अर्थशास्त्री और उनका योगदान। अब हम जानेंगे कि भारतीय अर्थशास्त्री कौन कौन रहे हैं और उनका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है। तो प्रत्येक शास्त्र का अध्ययन उसकी परिभाषा की प्रक्रिया प्रारंभ होता है और अर्थशास्त्र इसका अपवाद नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी अध्ययन या परिभाषा की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत होती है और अर्थशास्त्र इसका अपवाद नहीं है। अर्थशास्त्र का भी कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्री का देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान विश्व में माना जाता है। देखिए, भारतीय अर्थशास्त्री जो है उनका योगदान पूरा विश्व मानता है। भारतीय अर्थशास्त्रियों ने प्रमुखतः अर्थशास्त्र के अनेक अवधारणाओं की विवेचना की है। यद्यपि आज अर्थशास्त्र अनेक मुद्दों और विषयों का अध्ययन करता है, लेकिन यदि समग्र दृष्टिकोण से देखें तो इसके सार अति सरल हैं। इस सुंदर पृथ्वी ग्रह पर मानव जीवन को बेहतर बनाना, लोगों के जीवन के लिए अर्थशास्त्री अनेक सिद्धांतों एवं विचारों को विकसित करता है जो अध्ययनों के महत्व और शक्ति को अधिगमित करते हैं। पुरातन काल में महान अर्थशास्त्री ने जो आर्थिक क्रियाओं के लाभों को अधिगम करने के लिए एक बेहतर उपाय प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे। महान कृतियाँ लिखी हैं कि मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए संभव उपायों और विकल्पों की खोज अर्थशास्त्रों के अध्ययन एवं एक सामान्य लक्षण है। इसके अतिरिक्त एक अति संतुलित विश्व के निर्माण में के लिए विस्तृत बुद्धिसंगत सिद्धांतों का निर्माण के लिए अर्थशास्त्री का अहम योगदान रहा है। अब हम जानते हैं कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के बारे में। चाणक्य यानी कि कौटिल्य आप लोग जानते होंगे। चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, विचारक और साहित्य सलाहकार थे। मूलतः वे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में प्रोफेसर थे। पारंपरिक रूप से कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने प्राचीन राजनीतिक शोध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अब महावीर। जैन धर्म में अर्थशास्त्र महावीर और उनके सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित उनके विचारों को इसके पीछे अर्थशास्त्र को समझने के लिए किया जाता है। वे 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म को फैलाया। अब दादा भाई नौरोजी, इन्हें आदर से भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ये चीज़ को आप लोग नोट कर लें कि ये दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वे अग्रणी थे। सन 1876 में उन्होंने राष्ट्रीय आय के प्रथम अनुमानों की गणना की थी। प्रोफेसर V.K.R.V. राव, वे एक प्रमुख अर्थशास्त्री, राजनीति और प्रोफेसर शिक्षक थे। सन 1931 में राष्ट्रीय आय के आकलन में वैज्ञानिक कार्यविधि का उपयोग करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। अब जानते हैं प्रस्थान चंद्र महलनोबिस के बारे में। वे एक प्रसिद्ध भारतीय संख्याविद थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में भारत के रणनीतिक के निर्माण में सहायक भी थे। जगदीश नटवरलाल भगवती, यह भारत के जन्मे अमेरिकी नागरिक प्राप्त अर्थशास्त्री हैं। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं विधि शास्त्र के प्रोफेसर हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी खोजों एवं स्वतंत्र व्यापार की हिमायतों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर अमित्य सेन, यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्हें 1998 में बाजार मुख्य अर्थव्यवस्था में कल्याण
अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये थी कुछ बातें जो आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी था। अब हम चलते हैं आगे और अब हम जानेंगे मॉड्यूल 1 हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए मॉड्यूल 1 अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बेहद ज़रूरी है आप लोग को पढ़ना। तो चलिए हम जानते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को उद्देश्य से बताया गया है कि इसको क्यों जो है पढ़ना विद्यार्थियों के लिए और शिक्षार्थियों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया कि शिक्षार्थी की भारतीय अर्थव्यवस्था में ढांचा, समस्या, कार्य एवं वर्तमान परिवर्तनों को समझने में ये सहायक है। साथ ही शिक्षार्थी की अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, नियमों और अवधारणाओं को भी समझने में ये सहायता करेगी। शिक्षार्थी की राष्ट्रीय आय विश्लेषण और राष्ट्रीय आय गणना के प्रयुक्त विधियों को भी समझने में यह सहायता करता है। जन समुदाय में आर्थिक न्याय और देश के सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए यह सकारात्मक व्यवहार विकसित करता है। तो ये कुछ इसके यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं जिसके लिए आपको पढ़ना चाहिए इस पाठ्य को। अब ये जो है मॉड्यूल 1 में यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को कुल कितने मार्क्स की और कुल कितने चीज़ों की यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताया गया है। तो आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम देना है और कैसे करना है। तो आई होप आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। और ये जो है कुछ पाठें हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी था, तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ से जो है आप लोगों का मॉड्यूल 1 का स्टार्ट है। भारतीय आर्थिक विकास आप लोगों का नाम है मॉड्यूल 1 का। और अब हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विंगवावलोकन। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका भी उद्देश्य बताया गया है कि इसमें आप लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का विवरण दे सकेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने समस्याओं का व्याख्या कर सकेंगे, भारत में कृषि की भूमिका का व्याख्या कर सकेंगे तथा भारत के उद्योगों के बारे में भी आप विशेषता दे सकेंगे। अब हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के निम्न प्रकार की सूची है। निम्न आय, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या का आध्यात्मिक दबाव, जनसंख्या के कृषि पर निर्भरता, गरीबी तथा आय के विवरण में असमानता, पूंजी निर्माण का उच्च स्तर। तो अब हम जानते हैं निम्न प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम विस्तारित रूप से जानते हैं। मैं आप लोग को पहले प्रति व्यक्ति आय के बारे में यहाँ पर उसकी परिभाषा दे दूँ। देखिए किसी भी देश का एक औसत आय जो एक साल में लगभग एक वर्ष में कितनी आय होती है, वास्तविक आय, उसको जो है हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि भारत की विश्व के न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय देश के रूप में माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इससे अभिप्राय है कि भारत की एक वर्ष की औसत आय से है। यदि इससे प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय का पता नहीं चलता है, मैं आप लोग को बता दूं कि निम्न जो प्रति आय है व्यक्ति का, उसमें पूरी तरह से पता नहीं चलता, एक अनुमानित आय जो है पता चलती है। भारत की वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय रुपए है 39,168 रुपये, यानी कि यह एक साल में उनको इतना मिलता है। अगर प्रति माह की बात करें तो यह रुपए जो है 3,264 रुपये होती है। यदि हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना विश्व के अन्य देशों से करें तो यह देखा जाता है कि भारत में उनमें से अधिक काफ़ी पीछे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय भारत से 15 गुना है, जबकि चीन में यह प्रति व्यक्ति आय 3 गुना है। आप लोग देख सकते हो कितना जो है हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अब हम देखते हैं हमारे देश में जो है जनसंख्या का अधिक दबाव है। देखिए भारत जनसंख्या में विश्व के बाद चीन का सबसे दूसरा बड़ा देश है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है। इसमें 1990-2011 की अवधि में 1.03% की वृद्धि दर हुई है। भारत की जनसंख्या तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है। मृत्यु दर में तेजी से कमी है, जबकि जन्म दर इतनी तेजी से नहीं घटा। मृत्यु दर की जनसंख्या में प्रति हजार मरने वालों की संख्या में रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि जन्म दर को जनसंख्या के प्रति हजार जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। 2010 में जो है जन्म दर 22.1 व्यक्ति जनसंख्या के प्रति हजार थी, जबकि मृत्यु दर केवल 7.1
व्यक्ति जनसंख्या के प्रति 1000 थी। निम्न मृत्यु दर कोई समस्या नहीं है, वास्तव में यह विकास का प्रतीक है। निम्न मृत्यु दर में एक अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली का पता चलता है, परंतु उच्च जन्म दर एक समस्या है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वृद्धि पर दबाव डालती है। 1921 के पश्चात भारत की जनसंख्या बहुत से तेजी से बढ़ी क्योंकि जन्म दर बहुत धीमे घटी, जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से घटी। जन्म दर 1921 में 49 से 2010 में 22.1 तक कम हुई, जबकि इसी अवधि में मृत्यु दर 49 से 7.2 तक कम हुई। इसलिए भारत की जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र थी। जनसंख्या के अत्यधिक दबाव को भारत की चिंता का एक प्रमुख विषय रहा है। इससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आधारिक संरचना आदि प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन जुटाने में राजकोष पर बड़ा खर्च पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, भारत जो है एक कृषि निर्भरता है, कृषि पर निर्भरता इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पर डिटेल किया गया है। भारत की कार्यशील जनसंख्या में अधिकांश अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि गतिविधियों पर निर्भर हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 58% कृषि में संलग्न थी। इसके बावजूद भारत में सकल घरेलू उत्पाद कृषि का योगदान 70% से कुछ कम अधिक है। भारत में कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद में जो है 70% से कुछ अधिक है। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम है और इसके कई कारण हैं। इतनी बड़ी संख्या का पोषण करने के लिए भूमि पर जनसंख्या के दबाव के प्रति व्यक्ति आय भूमि उपलब्धता बहुत कम है और अच्छी उपज लेने के योग्य नहीं है। दूसरे, भूमि की प्रति व्यक्ति आय उपलब्धता कम है। अधिकांश लोग निम्न मजदूरी पर कार्य करने के लिए कृषि श्रमिक बनने के लिए बाध्य हैं। तीसरे, भारत कृषि में अच्छी तकनीक तथा सिंचाई सुविधाओं की कमी है। चौथे, अधिकतर लोग जो शिक्षित नहीं है अथवा उचित रूप से प्रशिक्षण नहीं है कृषि में संलग्न है, इसलिए कृषि में निम्न उत्पादन में वृद्धि है। अब जो है यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन भी करने पर चलते हैं। भारत की एक प्रति व्यक्ति आय चीन से कितनी है? तो चीन से 1/3 यहाँ पे इसका उत्तर हुआ। अब है दूसरा क्वेश्चन, भारत राज्य का अमेरिका के प्रति कितना भारत की आय से है? तो 15 गुना है, आपने पढ़ा था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या है 100 करोड़ से कम, 100 करोड़ से अधिक या 121 करोड़ से, तो 121 करोड़ से अधिक है। 2010 में भारत की जन्म दर थी, तो यहाँ पे 2021 में 10 में जो है 22.1 जो है जन्म दर थी। 2021 में जो है भारत की मृत्यु दर 7.2 थी। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऊपर जाकर पढ़ लीजिए, वीडियो को रिवर्स करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि तीव्र क्यों थी? क्योंकि मृत्यु दर जन्म से अधिक है। जन्म दर मृत्यु से अधिक है या जन्म दर मृत्यु दर के समान है या उपयुक्त कोई नहीं। तो आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक है। 2011 के जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है कृषि में संलग्न था? तो मैं बता दूं 58%, यहाँ पे सही आंसर हुआ। यहाँ पे लिख रहा है कि 2011 में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान रहता था। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं गरीबी और असमानता के बारे में। भारत के बारे में एक निरुत्साहजनक यानी कि मतलब बहुत ही मतलब गंदा बात है यह कि विश्व की सबसे बड़ी संख्या में गरीबी में यहाँ पे लोग रहते हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 26.93 करोड़ लोग गरीब थे। यह भारत की जनसंख्या का लगभग 22% था। एक व्यक्ति गरीब तब तक कहलाता है यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2400 तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के मूल
के लिए आवश्यक भोजन की मात्रा का उपयोग करने योग्य नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को भोजन सामग्री को खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि भी कमानी चाहिए। सरकार ने यह भी अनुमान लगाया कि धनराशि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति माह है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 28 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है। यह गरीबी रेखा कहलाता है। इसका मतलब है कि 2011-12 में भारत के 26.99 करोड़ लोग इतनी मोटी धनराशि भी कमाने योग्य नहीं थे। गरीबी आय और संपत्ति के वितरण के विषमताओं के साथ पाई जाती है। भारत में बहुत कम लोग के पास वस्तुएं तथा संपत्ति है, जबकि अधिकतर लोग के पास भूमि, जोतों, मकान, सावधि जमाओ, कंपनियों के शेयर, बचतों आदि के रूप में बिल्कुल नहीं अथवा बहुत कम संपत्ति है। भारत में केवल ऊपर के 5% परिवारों के कुल संपत्ति का लगभग 38% है। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि हमारे देश में 5% जनसंख्या का जो है देश का 38% जो हिस्सा है, जो पूंजी है, उनके पास ही है, जबकि नीचे 60% परिवारों के नियंत्रण में संपत्ति का केवल 13% है। यह कुछ ही हाथों में आर्थिक संपत्ति के केंद्रीकरण को दर्शाता है। गरीबी से जुड़ा हुआ एक अन्य विचारणीय विषय है बेरोजगारी। तो सबको ये पता है कि बेरोजगारी हमारे इंडिया में कितना बढ़ा है। अब भारत में गरीबी के मुख्य कारणों के एक कारण है कि उन सभी लोगों के लिए जो देश की श्रम शक्ति है, कार्य के अवसरों का अभाव है। श्रम शक्ति में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो कार्य करना चाहते हैं। यदि प्रत्येक वर्ष पर्याप्त संख्या में कार्यों का सृजन नहीं किया जाता है तो बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों में आवश्यक गति के प्रसार के अभाव आदि के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष श्रम शक्ति में बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। अब तक हमने नकारात्मक विशेषताओं पर ही चर्चा किया है। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ सकारात्मक विशेषताओं के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स थे जो नेगेटिव थे, जो दर्शाते हैं कि भारत में किस प्रकार जो है यहाँ पे लोगों का गरीबी है, किस प्रकार लोगों को की जनसंख्या बढ़ रही है, और सबसे कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो है एजुकेशन उनके पास नहीं है। अब हम कुछ सकारात्मक विषयों पर ध्यान देते हैं। पूंजी निर्माण अथवा निवेश की उच्च दर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या भूमि तथा भवन, मशीनों तथा उपकरण, बचत आदि के रूप में पूंजी के स्टॉक की कमी थी। आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन और उपभोग के चक्र को बनाए रखने के लिए एक निश्चित अनुपात बचत और निवेश की तरफ जाना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम 4 से 5 दशकों में यह आवश्यक अनुपात कमी भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसका स्पष्ट कारण उस जनसंख्या के द्वारा जो अधिकतर गरीबी तथा निम्न औसत आय वर्गीय श्रेणी में थे, आवश्यक वस्तुओं के उपयोग का उच्च स्तर रहा। इसके कारण सामूहिक परिवार बचत बहुत कम थी, टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग भी बहुत कम था, परंतु हाल के वर्षों में कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। अर्थशास्त्रियों की गणना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को पालने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के लिए 14% का निवेश करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि इस पर भी ध्यान देना उत्साहवर्धक है कि 2011 में भारत की बचत की दर 31.7% है। सकल पूंजी निर्माण का अनुपात 36.6% था। इसलिए यह संभव है कि लोग अब बैंकों में बचत कर सकेंगे और टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग कर सकेंगे तथा सार्वजनिक जन सेवाओं और आधारिक संरचना पर बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था है।
इसका विकास की प्रक्रिया 1951 से 56 की अवधि में प्रथम योजना में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा निरंतर चल रहा है। नियोजन के लाभ सर्वाधिक है। नियोजन के द्वारा देश सर्वप्रथम अपनी प्राथमिकता तय करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए वित्तीय अनुमान का उपलब्ध कराता है। तदनुसार विभिन्न स्रोतों के अनुसाधनों को न्यूनतम लागत पर लगने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। भारत ने पहले ही 11 पंचवर्षीय योजना अवधियाँ पूरी कर ली है और 12वीं योजना चल रही है। प्रत्येक योजना के बाद उपलब्धियों और कमियों के विश्लेषण करने के लिए पूर्वावलोकन किया जाता है। तदनुसार अगली योजना में कमियों को ठीक किया जाता है। आज भारत एक सर्वव्यापी अर्थव्यवस्था है। प्रत्येक स्थान पर भविष्य में की ओर आर्थिक स्थिति शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय पहले की अपेक्षा उच्च दर से बढ़ रही है। भारत की विभिन्न वस्तुओं पर एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता है। यह सभी भारत की नियोजन क्या ही कारण संभव है। भारत और में कृषि की भूमिका। अब हम जानते हैं भारत में कृषि की क्या क्या भूमिका रही है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यह देश में भोजन व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की 70% से अधिक जनसंख्या जीविका कमाने के लिए कृषि पर निर्भर थी। तदनुसार 1950 से लेकर 51 में राष्ट्रीय उत्पादन आय में कृषि काफी अंश तक 56.6% था। लेकिन योजना की अवधियों में और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में अधिक विकास के साथ कृषि पर निर्भरता जनसंख्या प्रतिशत तथा राष्ट्रीय उत्पाद में किसी प्रतिशत में कमी है। 1960 में कृषि गतिविधियों में संलग्न श्रम शक्ति प्रतिशत 74 था, जो इस वर्ष धीरे धीरे कम होकर 2012 में 51% रह गया। 1960 में और 2012 में जो है अंश से बढ़कर कम से 22.4 है, 26.5% हो गए हैं। यह देखने में आया है कि अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के साथ श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में भी उद्योगों और सेवा क्षेत्रों का स्थानांतरित होती है। कृषि भोजन की पूर्ति का स्रोत है। खदानों का उत्पादन 1950 से लेकर 51 में लगभग 5.5 करोड़ टन से बढ़कर 2012-13 में 25.9 करोड़ टन हो गया। खदानों के उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत के खदानों पर आयात पर निर्भरता में भी कमी आई है, लगभग समाप्ति हो गई है। भारत की जनसंख्या कमी तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए खदानों के उत्पादन में वृद्धि एवं आवश्यकता थी, जिसे देश ने उल्लेखनीय ढंग से प्राप्त किया। दालों को छोड़कर अनाजों और विभिन्न नकदी फसलों के वृद्धि में द्वारा खदानों की वृद्धि संभव हो पाई है। कृषि निर्यातों के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी एक मुख्य स्रोत है। 2011-12 में जनसंख्या के निर्यात में कृषि का लगभग अंश 12.3% था। निर्यात की जाने की मुख्य वस्तुओं में चाय, चीनी, तंबाकू, मसाले, रुई, चावल, फल और सब्जियां आदि सम्मिलित है। अब हम बात करेंगे भारत में उद्योगों का विकास के बारे में। देखिए, भारत में जो है उद्योग अभी भी बहुत कम है, लेकिन इसके विकास के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। उद्योगों अथवा अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने दीर्घकाल में देश में आर्थिक विकास में औद्योगिक की भूमिका को बदल दिया। तदनुसार 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR 1956 में के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। 1956 में औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूमिका से भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। भारी अथवा मूलभूत उद्योगों को अपनाने की नीति औचित्य इस प्रकार दिया गया कि कृषि की बोझ में कमी लाएगी, उपयोग वस्तुओं की उद्योगों तथा लघु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करेगा, जो रोजगार के सृजन में और सेल्फ रिलायंस में सहायक होगी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अपनाने के बाद पश्चात जो है द्वितीय तथा तृतीय योजना अवधि में
अर्थात 1956-61 तथा 1961 तथा 66 की अवधि में औद्योगिकरण में आश्चर्यजनक विकास हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र ने इस विकास को अधिकतम योगदान दिया, परंतु 1960 के अंत में उद्योगों के निवेश में कमी आई, जिससे इसकी विकास का दर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1980 में इस प्रकृति को उल्टाया गया और आधारिक संरचना का आधार जैसे बिजली, कोयला, रेल को अधिक शक्तिशाली बनाकर उद्योगों के निवेश में वृद्धि की गई। 1990 के दशक के आरंभ में यह पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण आशा के अनुरूप कार्य कर रही थी। इस उपकरण में कुप्रबंध के परिणाम स्वरूप हानि उठानी पड़ रही थी। अतः 1991 में भारत सरकार ने औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहन करने के लिए कठोर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने के लिए निश्चय लिया, जिसे उदारीकरण करते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्पादनों को घरेलू देश और घरेलू उत्पादनों को भी विदेशी सीमाओं में स्पर्धा करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इन कदमों के उठाने के उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मजबूत करना था। औद्योगिकरण विकास का यह मॉड्यूल उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्विक एलपीजी का मॉडल कहलाता है। 1991 में इस नीति को अपनाने के बाद विकास की स्थिति, इसके पश्चात औद्योगिक विकास की प्रक्रिया धीमी गति की स्थिति रही। 1990 के दशक के आरंभ के वर्षों में आधारिक संरचना के निवेश में वृद्धि, उत्पादन दर में कमी, वित्त की उपलब्धता आदि के कारण औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण विकास हुआ, परंतु 1990 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने कड़ी स्पर्धा, अपर्याप्त आधारिक संरचना सुधार के कारण विकास की दर धीमी पड़ गई। लेकिन नई सहस्त्राब्दी के आरंभ में 2002-08 के मध्य 2001-02 में 23.5% तथा 2007-08 में 37.4% बचत दर में वृद्धि के कारण दोबारा कुछ बहालियां हुई। विदेशी कंपनियों से स्पर्धा ने भी इस स्थिति को सहायक की, क्योंकि स्पर्धा का प्रतिकार करने के लिए घरेलू कंपनियों ने गुणवत्ता नियंत्रण, वित्त तथा ग्राहक सेवाओं के संबंध में काफ़ी आंतरिक बल का सृजन किया। लेकिन 2008-2009 के बाद पेट्रोलियम की कीमतें, ब्याज की दर तथा विदेशियों से ऋण में कमी के कारण गति धीमी हुई, जिसके कारण घरेलू कंपनियों के लिए भी अनेक उत्तरदायित्व के उत्पादन किए गए। तो ये हम कुछ बातें यहाँ पे जाने थे। अब हम पार्ट 2 में जानेंगे कि आप लोगों को क्या पूर्व पार्ट 2 में हम और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर डेली क्लासेस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।